नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का सेल बायोलॉजी का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें सेल की छोटी मोटी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा, जो बेसिक बातें होता है। इससे जस्ट पहले यानी तीसरा लेक्चर पे हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच बहुत छोटा छोटा डिफरेंस और सिमिलर हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग बच्चों एनसीईआरटी का मेन टॉपिक यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल जितना हमने बताया है उतना ही है, और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपके सिलेबस में काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ को डिराइव करके बताया गया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग भी उसी तरह से बारी बारी से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर अच्छे से पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। बच्चों, जैसे कि हम पहले भी थोड़ा बहुत बात बोल चुके हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि यूकैरियोटिक सेल मतलब वह सेल जिसमें वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा, वैसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगर आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो देखिए बच्चों, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू सही न्यूक्लियस जो एक्चुअल में न्यूक्लियस होता है, वैसा अगर परिपूर्ण न्यूक्लियस जिस सेल में होगा, वैसे ही सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल कहाँ मिलता है बच्चों? तो कहा जाता है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड्स करके लिख दिया है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। जितने भी प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्ट्स हैं, यानी प्रोटिस्टा एक फैलम है जिसके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म रहता है। सारे ऑर्गेनिज्म किस तरह का सेल से बना होता है प्रोटिस्ट का? यूकैरियोटिक सेल से। प्लांट्स का भी सेल जो होता है वो भी किस तरह का सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। फंगी भी यूकैरियोटिक सेल से बना होता है, और इस दुनिया में जितना भी एनिमल है वो भी यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। बच्चों, यूकैरियोटिक सेल जैसे कि मैंने अभी अभी बोला, उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड, वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा उसके अंदर। मतलब कि कोई न्यूक्लियस अगर होगा भी सेल के अंदर, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड, देखिए बच्चों मेम्ब्रेन है कि नहीं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, और उसके अंदर सारा कुछ जो भी न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में होना चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। और इस तरह का न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा बच्चों? यूकैरियोटिक सेल में। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि किस तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है? मेम्ब्रेन बाउंड, वेल डिफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस में, ये जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा बच्चों? क्रोमोजोम पाया जाएगा, जो कि मैं पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बताया था। और क्रोमोजोम के अंदर रहता है क्या बच्चों? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब, अरे उसी को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं जिसको कि हम डीएनए बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह का डीएनए होगा बच्चों? डीएस डीएनए, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैं बाद में ये बात बताऊंगा कि यह डीएस मतलब क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड मतलब क्या होता है। सिर्फ डीएनए और डीएस डीएनए में क्या कोई फर्क है? तो हाँ बच्चों है। मैं आपको इस चीज़ को और अच्छे से बाद में बताऊंगा। समझ गए बच्चों? अगला पॉइंट देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जाहिर सी बात, देखिए बच्चों न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब जैसे मान लेते हैं ये यूकैरियोटिक सेल है, उसके बीच में मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंड होगा। साथ ही साथ उसके चारों तरफ जो क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल जो होगा वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगा बच्चों। यहाँ पे मैं थोड़ा गलती कर दिया हूँ लिखने में, तो प्लीज़
इसको हम मिटा देते हैं, ऑर्गेनेल्स। तो बच्चों, तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। चूंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, इसी वजह से बच्चों मैंने लिखा है सो डैट, इसी वजह से इट शोज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब कि यहाँ जो ये जो जितना भी खाली एरिया होता है बच्चों, तो ये जो खाली एरिया है, ये जो खाली एरिया है, ये जो खाली एरिया है बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है बच्चों? ये जो खाली एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या है? यही ना साइटोप्लाज्म। और उसी साइटोप्लाज्म में ढेर सारा सेल ऑर्गेनेल्स पाया गया है। देखिए ढेर सारा। और ऑर्गेनेल्स क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। चूँकि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसी वजह से उसको कहा जाता है कि वो एक अपना कंपार्टमेंट बना के रहता है। कौन बच्चों? सेल ऑर्गेनेल। तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? अपना अपना कंपार्टमेंट। जैसे कि बच्चों बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के अंदर भी बहुत सारा रूम है, और सब रूम का अपना अपना होता है, सबका अपना अपना दीवार है, अपना एक सेफ्टी बाउंड्री है। उसी तरह ऑर्गेनेल भी जो साइटोप्लाज्म में होता है, वो बिल्कुल रूम के ही तरह अपना अपना चारों तरफ से दीवार बना, मतलब मेम्ब्रेन बना के रहता है। इसी वजह से यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है बच्चों, क्या लिखता है कि एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव कौन क्या बच्चों? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ कहाँ? साइटोप्लाज्म। जी हाँ बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा पॉइंट में मैं लिखा हूँ डबल इन्वेलप सिस्टम। कहा जाता है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा, उसमें जो ऑर्गेनेल्स होगा वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होगा। जी हाँ बच्चों, ये हो गया एक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर में भी मेम्ब्रेन, जी देख रहे हैं ना, मेम्ब्रेन के अंदर में भी मेम्ब्रेन है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो डबल इन्वेलप सिस्टम है। इन्वेलप मतलब बच्चों मेम्ब्रेन, इन्वेलप मतलब बच्चों मेम्ब्रेन। ओके। अब यहाँ इसी वजह से मैंने यहाँ तीसरा पॉइंट में लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो डबल इन्वेलप सिस्टम होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन पर मेम्ब्रेन होता है, ऊपर में भी मेम्ब्रेन और उसके अंदर में जो ऑर्गेनेल है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसी वजह से यूकैरियोटिक सेल को डबल इन्वेलप सिस्टम कहा जाता है। देखिए बच्चों, सारा यूकैरियोटिक सेल एक जैसा नहीं होता है। सारे अलग अलग यूकैरियोटिक सेल्स अलग अलग तरह शो करता है। उसका शेप साइज अलग होगा, उसका काम करने का तरीका अलग होगा। इसका मतलब ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉन आइडेंटिकल। इसी वजह से एनसीईआरटी लिखता है क्या? कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉन आइडेंटिकल। मतलब सारा यूकैरियोटिक सेल एक जैसा नहीं होता है। जैसे आरबीसी, वो भी एक सेल है लेकिन यूकैरियोटिक सेल है। और वहीं पे नर्व में जो सेल पाया जाएगा, न्यूरॉन सेल, दोनों का काम, दोनों का रहने का जगह, लोकेशन, दोनों का शेप साइज अंतर है, लेकिन दोनों यूकैरियोटिक सेल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूकैरियोटिक सेल एक जैसा नहीं होता है, वो नॉन आइडेंटिकल होता है। तो बच्चों समझ में आई बात? तो अगला स्लाइड पर जाते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, देखिए ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया है। डायग्राम के तहत मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ ये इन्वेलप के बारे में। देखिए बच्चों, ये जो है ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल है तो इसका मतलब यूकैरियोटिक होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और दूसरा ये एनिमल सेल है बच्चों, ये एनिमल सेल है। अब बताइए, ये एनिमल सेल है तो इसके अंदर ये भी तो यूकैरियोटिक सेल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। क्लियर हुआ बच्चों? अब यहाँ पे देखिए, दोनों में थियोडर स्वान साहब ये बात दोनों में अंतर करके बताए थे कि प्लांट सेल के चारों तरफ जो सबसे ऊपरी वाला लेयर, आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, वो कौन होता है? सेल वाल होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैंने ये देखिए
ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो कि मोटा लेयर से हमने बनाया है वो क्या है? सेल वाल है। क्या है? सेल वाल है। और उस सेल वाल के जस्ट नीचे और एक बाउंड्री यानी मेम्ब्रेन है, जो एक्चुअल में क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब वहीं पे एनिमल सेल में देखा जाए अगर, तो वहाँ पे आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कि हम पहले भी जाने थे। दोनों में थोड़ी बहुत डिफरेंस क्या कि प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है वो सेल वाल होता है, और एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही एक मेन फीचर, दोनों में जो मेन गुण है, इसी गुण की वजह से दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वरना सब कुछ सेम होता है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इस प्लांट सेल के अंदर देखिए सारा ऑर्गेनेल्स है। देखिए गोल्गी बॉडीज है, जीबी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, और ये प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोजोम है। लेकिन एक चीज़ देखिए, और फिर वहीं एनिमल सेल में देखिए वहाँ भी ऑर्गेनेल सारे बनाया है मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इसमें होंगे जो मैंने पूरा नहीं बनाया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि प्लांट सेल के बीचों बीच में बड़ा सा जो एक घेरा करके दिया है, उसके अंदर भी लिखा है। भी मतलब वैक्यूल। और वहीं एनिमल सेल में देखिए बच्चों, उसके बीचों बीच में जो बड़ा करके मैंने लिखा है वो एन लेके लिखा है। एन मतलब न्यूक्लियस। यानी कि प्लांट सेल के बीच में जो बड़ा सा ऑर्गेनेल होता है वो एक्चुअल में वैक्यूल है, और एनिमल सेल में जो बड़ा सा बीच में होता है वो न्यूक्लियस है। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब प्लांट सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है? नहीं बच्चों, होता है, लेकिन इस वैक्यूल के बहुत बड़ा होने के साइज के वजह से न्यूक्लियस देखिए बिल्कुल कोना में सट चुका है। और लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है बच्चों, वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस अपने जगह पे स्थिर रहता है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में मेम्ब्रेन तो होता है, मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन होता है, इसी वजह से डबल इन्वेलप सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे करके दिखाया है कि अब यहाँ पे देखिए सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो सेल वाल है, और जस्ट उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स है, और सेल ऑर्गेनेल्स के भी चारों तरफ मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन के नीचे मेम्ब्रेन। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है, सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर एक इन्वेलप सिस्टम बोलते हैं। फिर से समझिए बच्चों, सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर हम एक इन्वेलप सिस्टम बोलेंगे। उसके बाद उस साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसका जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन, ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो आपका मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम एक इन्वेलप सिस्टम बोलेंगे। तो एक इन्वेलप सिस्टम यहाँ, एक इन्वेलप सिस्टम यहाँ, तो कितना इन्वेलप सिस्टम होता है प्लांट सेल में? तो क्या बोलिएगा बच्चों? 1+1, 2 इन्वेलप सिस्टम। इसीलिए मैंने यहाँ पे करके लिखा दिया है, सेल वाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मिला के कितना इन्वेलप सिस्टम? 1 इन्वेलप सिस्टम। 1 इंटू ई एन भी लिखा है तो मतलब 1 इन्वेलप सिस्टम। और ऑर्गेनेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेल्स, उसका मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे 1 इन्वेलप सिस्टम। तो दोनों मिला के प्लांट सेल का कितना मेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे या इन्वेलप सिस्टम बोलेंगे? 2 इन्वेलप सिस्टम। वहीं पे अब एनिमल में आइए बच्चों, एनिमल में जब आइएगा तो देखिए बच्चों, इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में भी ऑर्गेनेल है, तो वो ऑर्गेनेल भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो इसको तो हमने पहले ही बताया कि इसको हम 1 इन्वेलप सिस्टम बोलेंगे, और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल है उसका जो मेम्ब्रेन है उसको भी हम 1 इन्वेलप सिस्टम बोलेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर 1 इन्वेलप सिस्टम, और ऑर्गेनेल्स का जो मेम्ब्रेन है उसको भी 1 इन्वेलप सिस्टम। इसका मतलब एनिमल सेल में भी कितना इन्वेलप सिस्टम होता है?
तो टू इन्वेलप सिस्टम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा बच्चों आप लोगों के मन में कि सर इसमें तो सेल वॉल नहीं है, तो आप क्या सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही मिला के वन इन्वेलप? तो जी हाँ बच्चों, जहाँ सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होगा तो उसको वन इन्वेलप सिस्टम, और नहीं भी होगा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो भी वन इन्वेलप सिस्टम। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि कोई भी यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो प्लांट सेल का हो या एनिमल सेल का हो, दोनों टू इन्वेलप सिस्टम होता है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे आइए बच्चों, यहाँ पे अब हमने यूकैरियोटिक सेल नहीं लिया है बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल लिया है। तो मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया भी जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इस बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। मैं जानता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स अगर होता भी है तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, यानी कि ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वन इन्वेलप सिस्टम, जो पहले बोले। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोकेलिक्स है, क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स। तो देखिए बच्चों, ये जो सबसे ऊपरी वाला लेयर है इसी को बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल में होता है। और उसके जस्ट नीचे जो होता है वो है सेल वॉल, और सबसे अंदर वाला लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को मिला के हमने कहा वन इन्वेलप सिस्टम। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर भी अगर ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर भी अगर मान लेते हैं ऑर्गेनेल होता और वो ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड होता तो उसको भी हम वन इन्वेलप सिस्टम, तो कुल मिला के टू इन्वेलप सिस्टम हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये दोनों मिलाकर हो गया वन इन्वेलप सिस्टम। और ये ग्लाइकोकेलिक्स, ये दूसरा इन्वेलप नहीं बच्चों, ये भी इसी में आ जाएगा। तो ये तीनों मेम्ब्रेन मिलाकर क्या कहलाएगा? वन इन्वेलप सिस्टम। क्या कहलाएगा बच्चों? वन इन्वेलप सिस्टम। यहाँ पे लिख लीजिए 1 इंटू ENV। तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल कितना इन्वेलप सिस्टम होता है बच्चों? NCERT का वो लाइन है ये, इसलिए याद रखिएगा बच्चों। तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल कितना इन्वेलप सिस्टम होता है बच्चों? वन इन्वेलप सिस्टम होता है। ओके बच्चों, तो ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हम प्लांट सेल लिए हैं। क्या लिए हैं बच्चों? प्लांट सेल लिए हैं, और दूसरा एनिमल सेल लिए हैं। और दोनों में कुछ ऑर्गेनेल्स को लेकर हम डिफरेंस किए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और चौथा सेंट्रोजोम है। देखेंगे कि ये सारा ऑर्गेनेल्स किस में होता है और किस में नहीं होता है। बच्चों, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट और नेगेटिव मतलब अब्सेंट। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अभी बताया कि प्लांट सेल में बीचों बीच में बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल होता है, जो कि प्लांट सेल में ही सिर्फ होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है बच्चों, नहीं होता है। अब आता है सेंट्रोजोम। अब यहाँ पे सेंट्रोजोम, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया बच्चों, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। तो देखिए बच्चों कि सेंट्रोजोम प्लांट सेल में नहीं होता है, लेकिन मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल, ज़्यादातर प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होगा। इसका मतलब कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं इस दुनिया में जिसमें सेंट्रोजोम पाया जाएगा। ज़्यादातर प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट सेल हैं जिसमें सेंट्रोजोम पाया जाएगा। ये NCERT का लाइन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है प्लांट सेल में, चाहे वो किसी भी तरह का एनिमल सेल हो, उसमें सेंट्रोजोम मिलेगा आपको।
तो क्या बच्चों, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेंट्रोजोम ज़्यादातर प्लांट सेल में नहीं होता है, कुछ कुछ प्लांट सेल में होता है, और सारे एनिमल सेल में होता है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, यही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के बारे में कुछ बातें हम नीचे लिखे हैं फिगर के साथ, उस चीज़ को आप जानिए बच्चों। देखिए बच्चों, ये एक एनिमल सेल है, ये क्या है, ये देखिए बच्चों, ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल है जो जिसको मैं गोला करके बनाया हूँ। तो एनिमल सेल अभी अभी उसका स्ट्रक्चर आप देखें कि बीच में जो है न्यूक्लियस होता है। जी हाँ बच्चों, न्यूक्लियस होता है, मैंने अभी अभी बताया आपको, न्यूक्लियस होता है बीच में, और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनेल के साथ साथ एक चीज़ देखिएगा बच्चों, कोई भी एनिमल सेल में जब वो इमेच्योर होता है उस वक्त छोटे 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 वैक्यूल एनिमल सेल में भी पाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो मैं बनाया हूँ, ये जो मैं बनाया हूँ बच्चों, ये जो है ये क्या है, वैक्यूल है बच्चों, वैक्यूल है। ओके, यानी एनिमल सेल में भी जब वो इमेच्योर होता है उस वक्त उसके चारों तरफ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड साइड में बगल बगल में वैक्यूल पाया जाता है। जी हाँ बच्चों, वैक्यूल पाया जाता है। और ये जो वैक्यूल होता है बहुत ही छोटा छोटा और अनेक नंबर में, कई नंबर में पाया जाता है। चूंकि ये वैक्यूल सेल के चारों तरफ साइड में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगल बगल में होता है, इसी वजह से इसके वैक्यूल को पेरिफेरल बोलते हैं। पेरिफेरल मतलब आज जान लीजिए बच्चों, आगे आएगा पेरिफेरल वर्ड। पेरिफेरल मतलब जब अगर कोई चीज़ साइड में रहेगा तो उसी को हम पेरिफेरल बोलते हैं। उसी तरह इमेच्योर प्लांट है, देखिए ये इमेच्योर प्लांट सेल है बनाया हूँ मैं, ये इमेच्योर प्लांट सेल बनाया हूँ मैं। इमेच्योर प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस देखिए बीच में है, और ये सारे जो हैं ये वैक्यूल हैं। ये सारे क्या हैं, वैक्यूल, जो बिल्कुल एनिमल सेल के तरह चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगल बगल में सटा हुआ है। इसका मतलब यहाँ भी कई नंबर में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं पेरिफेरल साइड में। कौन सा सेल में, इमेच्योर प्लांट सेल में। लेकिन जब यही प्लांट सेल क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, मैच्योर हो जाता है। तब उसी शर्त पे जब मैच्योर हो गया, तो मैच्योर होने के बाद ये सारे छोटे छोटे जो इमेच्योर प्लांट सेल में जो छोटे छोटे पेरिफेरल वैक्यूल था वो सब एकजुट हो जाता है, और एकजुट होकर मैच्योर होने के बाद सारा वैक्यूल एक होकर एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है जो बीच में आ जाता है, और जिसके वजह से ये जो न्यूक्लियस है साइड में आ जाता है, ये न्यूक्लियस साइड में आ जाता है। इसी वजह से वहाँ पे हमने लिखा लार्ज वैक्यूल, जो कि सेंटर पे रहता है, जिसकी संख्या 1 होता है। जो कितना नंबर में होता है वैक्यूल आपके प्लांट सेल में, 1 होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग ये पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहाँ से आया, कैसे कैसे किसमें वैक्यूल एक्चुअल में बात क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये भी बात है, वहाँ पे मैंने अभी अभी सेंट्रोजोम लिखा था बच्चों, सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम को ज़रा समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सेंट्रोजोम का जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक को ये बनाया और ये को ये बनाया, ये 2 सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इस दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। जो कितना नंबर में है, 2 गो है। कै गो है, 2 गो है।
इसमें सो देखिए ये जो बिंदा 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 है, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेंट्रियोल्स को चारों तरफ रहता है, जिसको हम बोलते हैं काइनोप्लाज्म। और ये सेंट्रियोल और काइनोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रोजोम। क्लियर? देखिए बच्चों, सेंट्रोजोम के बारे में मैं कुछ लाइन लिखा हूं। कहा जाता है सेंट्रोजोम इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। हाँ बच्चों, ये एनिमल सेल में होता है, जिसके वजह से बताया था ना कि जो नया सेल बनता है वो पुराने यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला से ही टूट कर एक नया सेल बनता है। तो टूटता कैसे है, किसके वजह से टूटता है? तो यही सेंट्रोजोम जो होता है, यही जो सेंट्रोजोम है बच्चों, यही जो सेंट्रोजोम है, ये जो सेंट्रोजोम है बच्चों, ये जो सेंट्रोजोम है, इसी के वजह से, क्योंकि ये सेल में रहता है, एनिमल सेल में रहता है, जिसके वजह से सेल में डिवीजन होता है और नया सेल बनता है। तो इट हेल्प्स इन बच्चों सेल डिवीजन। और एक चीज़ का ख्याल रहे बच्चों कि ये भी एक ऐसा ऑर्गेनेल है, एनिमल सेल में पाया जाता है, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होता है। तीसरा लाइन है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है बच्चों, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। अगला है प्रेजेंट इन सम प्लांट, और ये कुछ ही प्लांट में पाया जाता है, कुछ ही प्लांट्स में, जैसे अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। अभी मैंने बोला था ना कि ज़्यादातर प्लांट में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ प्लांट में। तो कौन सा प्लांट में? तो अलगी में पाया जाएगा, टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में। इस तरह के से प्लांट सेल में सेंट्रोजोम पाया जाता है, अदरवाइज और सब प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में सेंट्रोजोम पाया जाता है। अगला स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक लाइन लिखा हूं मैं, यूकैरियोटिक सेल हैव वैराइटीज ऑफ साइटोस्केलेटन, कोमा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। अब ये साइटोस्केलेटन मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों, साइटो मतलब ये जो साइटो है, साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और स्केलेटन मतलब तो बच्चों जानते होंगे, ढांचा, कंकाल, जो कि किसी भी बॉडी को सपोर्ट करता है। जैसे हमारी हड्डियां, हमारा जो स्केलेटन है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे है साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि सेल में जो साइटोप्लाज्म है, जिसमें कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल को एक डिफिनिट शेप साइज देने में मदद करता है, यानी सपोर्ट करता है। तो अब कौन है बच्चों साइटोस्केलेटन? तो मैं लिखा दिया हूँ बच्चों, मैक्रोट्यूब्यूल, मैक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं, जो कि साइटोस्केलेटन की तरह काम करता है। और कुछ कुछ यूकैरियोटिक सेल में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी होता है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब जो कि चल फिर करने में मदद करता है। तो कौन कौन है चल फिर करने में मदद करने वाला? सीलिया है, फ्लेजिला है, सीडोपोडिया है, यहाँ पे एस लिखा गया है बच्चों, यहाँ पे ए कर दीजिएगा, सीडोपोडिया है। ये सारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो इसलिए हमने लिखा है कि जितना भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें कई प्रकार का साइटोस्केलेटन और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, इसको आप लोग समझिएगा। देखिए बच्चों, कोई भी यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें किस किस तरह का कंपोनेंट पाया जाता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो हमको जानना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसीलिए मैंने हेडिंग दिया है कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल।
हम क्या करते हैं, एक टिपिकल प्लांट सेल लेते हैं। टिपिकल प्लांट सेल मतलब वह सेल, वह प्लांट सेल जिसमें सारा कुछ मिलता हो, उसी को हम टिपिकल प्लांट सेल बोलते हैं। तो जरा देखिए बच्चों, एक टिपिकल प्लांट सेल जब लिए हैं हम, तो उसमें जब देखा हमने माइक्रोस्कोप से, तो हमको दो स्ट्रक्चर दिखा। क्या क्या बच्चों, एक तो सेल वॉल दिखा और दूसरा प्रोटोप्लास्ट दिखा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्या ये सेल वॉल, क्या प्रोटोप्लास्ट, हम जानते हैं ना बच्चों कि अगर मान लेते हैं कोई प्लांट सेल है, तो इसका मतलब उसमें सबसे बाहरी वाला जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगा, आउटर मोस्ट बाउंड्री, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा सेल वॉल, और उसमें अंदर में जो है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे अब उस क्या बोलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पे बीचों बीच में वैक्यूल होगा, ढेर सारा ऑर्गेनेल होगा, न्यूक्लियस होगा, अलग अलग किस्म, और ये है मान लेते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर बच्चों, मैं अगले क्लास में इसको और अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पे समझ जाइए बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत अच्छा बात है कि मान लेते हैं कि ये टिपिकल प्लांट सेल, इस टिपिकल प्लांट सेल में अगर मान लेते हैं हम इस सेल वाल को हटा देंगे, तो यानी कि ये वाला पार्ट को हटा दीजिए आप, ये वाला पार्ट जितना भी है इस वाले पार्ट को हटा दीजिएगा। अब मान लेते हैं इस वाले पार्ट को हम हटा दिए, तो क्या बचेगा बच्चों, ये अंदर वाला पार्ट बचेगा। अंदर वाला पार्ट जो भी बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटोप्लाज्म। ये जो मान लेते हैं ये देखिए ना, मैं आपको सेल वाल हटाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं सेल वाल हटा दिया। सेल वाल हटाने के बाद जो भी स्ट्रक्चर बचा है, जो भी आपको दिख रहा है इस स्लाइड में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। जब इस प्रोटोप्लास्ट से हम क्या किए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाना चाहते हैं। मान लेते हैं, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं हटाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया। ये देखिए, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया प्रोटोप्लास्ट से, तो देखिए हमको क्या मिला, प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब यहाँ पे अभी जो स्लाइड में जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको सेल का, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब प्रोटोप्लास्ट के अंदर दो स्ट्रक्चर, एक प्रोटोप्लाज्म और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों, बहुत किसी को नहीं समझ में आता है प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है। तो अगर प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट से अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा प्रोटोप्लाज्म बचेगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इस प्रोटोप्लाज्म, ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर से न्यूक्लियस को हटा दीजिए। मान लेते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है इससे न्यूक्लियस हटा देते हैं। देखिए बच्चों, ये न्यूक्लियस को मैं हटा रहा हूँ, ये न्यूक्लियस को मैं बीच से हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं न्यूक्लियस को बीच से हटा दिया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो भी स्ट्रक्चर बचा है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म में भी कितना स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस को हटाने के बाद जो भी बचता है, जो भी अभी अभी जो आपको स्लाइड में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। तो जब आप प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को हटा दीजिएगा तो सिर्फ साइटोप्लाज्म। इसका मतलब बच्चों हम ये बात बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। न्यूक्लियस के जो चारों तरफ जो भी स्ट्रक्चर होता है वही साइटोप्लाज्म है।
न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में नहीं आता है। क्लियर? तो जब अगर साइटोप्लाज्म में नहीं आता है न्यूक्लियस, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि न्यूक्लियस इज अ नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस को मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। और ध्यान रहे बच्चों, ध्यान रहे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्यों बच्चों? देखिए, मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस, तो इसके ऊपर में भी एक और लेयर होता है। आप देखे होंगे बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से कि इस तरह का न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे ऐसे घेरा हुआ होता है, ऐसे होता है, यूँ 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 होता है और यूँ होता है। इस तरह का न्यूक्लियस आप देखे होंगे। तो डबल मेम्ब्रेन है ना, ऊपर में भी आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, नीचे में भी मेम्ब्रेन दिख रहे हैं। इसी वजह से यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है बच्चों? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और ध्यान रहे कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। न्यूक्लियस इज ए नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। क्लियर? अब आगे देखिए बच्चों, अब ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे स्लाइड में दिखा सकता हूँ, ये जो है अभी ये जो स्लाइड में अभी दिया हुआ है स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेल्स को हटा दीजिए बच्चों। ये देखिए, मैं छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स को हटा रहा हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स को मैं हटा रहा हूँ। अब जहाँ पे ये जो अब सिर्फ बिंदा बिंदा बच गया बच्चों, बस बिंदा बिंदा बच गया। ऑर्गेनेल्स को जब मैं हटा दिया, तो जब ऑर्गेनेल्स को हटाने के बाद जो भी आपको बिंदा बिंदा दिखा है, वही बिंदा बिंदा को हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल, जो एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म में भी दो स्ट्रक्चर, एक साइटोसोल और दूसरा जो मैं हटा दिया जिसको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल बोलेंगे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के अंदर जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह आता है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, साइटोसोल हुआ। अब ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जिसको मैं हटा दिया था, वो ऑर्गेनेल दो तरह का होता है बच्चों। एक ऐसा ऑर्गेनेल मिलेगा जिसमें मेम्ब्रेन होगा, और एक ऐसा ऑर्गेनेल मिलेगा जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा। जी हाँ बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा वो एक ही है, जिसका नाम है राइबोसोम, जिसका नाम है। लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन होगा, उसको भी दो पार्ट में बांटा है। वो इसलिए क्योंकि आपको दो तरह का मेम्ब्रेन मिलेगा ऑर्गेनेल्स में। एक ऐसा ऑर्गेनेल मिलेगा जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होगा, और एक ऐसा मेम्ब्रेन होगा जिसमें डबल मेम्ब्रेन होगा बच्चों। समझे बच्चों? अब जिसमें जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है वो कौन कौन है देख लीजिए बच्चों। वो है स्लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, स्फेरोजोम, ग्लैक्सिजोम, पेरोक्सिजोम। ये सारे के सारे क्या हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होता है, और ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, वो दो ही हैं बच्चों। एक है प्लास्टिड और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी प्लास्टिड वह साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जिसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी वह ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जिसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होगा। इसी वजह से ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहा गया है। अब यहाँ आगे देखिए बच्चों,
ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मैंने बताया, उसमें से जो ये लाइसोजोम हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, ये चारों ऑर्गेनेल्स को मिलाकर हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और वहीं पर जो स्फेरोजोम, ग्लाइकोसोम, पेरोक्सीजोम, ये तीनों को हम माइक्रो बॉडी बोलते हैं। बच्चों ये था अलग अलग तरह का कंपोनेंट्स, अलग अलग तरह का कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखा बच्चों। किसका? यूकैरियोटिक सेल का। हम बहुत अच्छे से जाने बच्चों कि कैसे कैसे हम भाग किए हैं, अलग अलग को डिवाइड किए। प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट जो जिसमें कि दो है, कौन कौन? एक प्रोटोप्लाज्म और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर देखा कि प्रोटोप्लाज्म में भी उसको भी तोड़े, तो उसमें भी तोड़ा तो देखा कि न्यूक्लियस बना। फिर साइटोप्लाज्म को भी जब हमने ऑर्गेनेल्स को हटाया तो साइटोसोल, यानी लिक्विड वाला जो पार्ट होता है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा बच्चों साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, उसमें भी हमने देखा कि वो जो ऑर्गेनेल, दो तरह का ऑर्गेनेल होता है। एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन होता है। जिसमें नहीं होता है वो एक ही है, वो कौन है? राइबोसोम है। और जिसमें मेम्ब्रेन होता है वहाँ भी दो तरह का होता है। एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है और एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वो लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, स्फेरोसोम, ग्लाइकोसोम, पेरोक्सीसोम होता है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड दो तरह का होता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। उसमें से हमने एक चीज़ और बताया कि लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, इस चारों को हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब क्या होता है। उसके बाद स्फेरोजोम और ऑक्सीजोम, पेरोक्सीजोम, ये तीनों को हम मैक्रो बॉडी बोलते हैं। इस तरह से हमने सारे कंपोनेंट्स को यूकैरियोटिक सेल का पढ़ डाला, जान लिया। और आप लोग कॉपी में इसको उतार लीजिएगा एक एक करके, और सब में अच्छे से टिक आउट करके सारे कुछ को लिख लीजिएगा और याद रखिएगा अपने दिमाग में, ताकि हम आगे सारे को बारी बारी से बच्चों, मैं सबको एक एक सेल वाल क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट लिखा है बच्चों, सारे को एक एक करके हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे बच्चों। तो अगला जो लेक्चर आएगा वो सबसे पहला जो लेक्चर आएगा आपका, इन कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, तब सेल वाल पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। अब आगे लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अगर अच्छा लगे तो अच्छा अच्छा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, नहीं लगा, क्या कमी क्या बेसी है, सब चीज़ बताइएगा। और आगे वीडियो का लेक्चर आने का इंतज़ार कीजिएगा। बच्चों पढ़ते रहिए और जानते रहिए और अच्छा से अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।